रमाकांत जी अपनी पत्नी सुशीला जी के साथ हर रोज सुबह सैर करने के लिए जाते थे। सुशीला जी के घुटनों में कुछ दर्द सा रहता था, इसलिए वे अक्सर बेंच पर बैठ जाया करती थी, जबकि रमाकांत जी सैर करते करते अपने कुछ एक मित्रों से मिल लेते थे। आज जब वे दोनों सैर पर गए तो उनके एक मित्र बोले, अरे रमाकांत जी, आप तो बड़े किस्मत वाले हैं। बेटे की शादी की जिम्मेदारी से तो पहले ही निपट चुके हैं और अब तो बेटे की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अच्छी नौकरी है बेटे की, और क्या चाहिए। खुद तो रिटायर हो चुके हैं, बस अब तो आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। आप जब अपने बेटे के पास चंडीगढ़ में जाओगे तो भाभी जी के घुटने भी ज़रूर से दिखवा लेना, वहाँ घुटने का एक बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है। घर पहुंचकर रमाकांत जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुशीला, मैं सोच रहा था कि बेटा बहू की शादी के बाद वे दोनों तो हमारे साथ कुछ दिन रह भी नहीं पाए। शादी से अगले दिन रिसेप्शन था। रिसेप्शन का दिन भी सारी तैयारी में ही बीत गया और रिसेप्शन से अगली सुबह वे दोनों चंडीगढ़ चले गए। 4 दिन भी वे लोग यहाँ नहीं रहे। अब उन लोगों की तो नौकरी है, वह तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। क्यों ना हम दोनों ही कुछ दिनों के लिए नई बहू के साथ चंडीगढ़ में समय बिताएं। सुशीला जी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपने बेटे बहू के पास चंडीगढ़ जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। रमाकांत जी की एक बेटी ज्योति और बेटा राहुल है। बेटी ज्योति शादीशुदा है जो दिल्ली में रहती है, जबकि राहुल की हाल ही में पाखी के साथ शादी हुई है। राहुल और पाखी दोनों ही चंडीगढ़ में अलग अलग आईटी फॉर्म में काम करते हैं। शादी के तुरंत बाद ही जब राहुल और पाखी चंडीगढ़ पहुंचे तो उन दोनों ने चंडीगढ़ में ही एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट कर लिया, जिसमें 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक ड्राइंग रूम कम हॉल भी था। जब उन्होंने वहां शिफ्ट करने की शुरुआत की थी तो सुशीला जी ने अपने बेटे और बहू से कहा था कि सबसे पहले घर में मंदिर में भगवान गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित करना और उनकी पूजा करना। अपनी सासू माँ की बात मानते हुए बहू ने ऐसा ही किया था और व्हाट्सएप पर लकड़ी के बने हुए मंदिर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति के साथ साथ राम दरबार की फोटो भी भेजी थी। इस पर सुशीला जी बहुत खुश हुई थी और अपने पति से बोली, देखिए जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है, मेरी हर एक बात मानती है। इस पर रमाकांत जी ने भी कहा, हाँ सुशीला, अगर माँ बाप के दिए गए संस्कार अच्छे हों तो बहुएं सास ससुर की बात का मान भी रखती हैं। बेटा बहू के बड़े घर में शिफ्ट करने के बाद अब रमाकांत जी और सुशीला जी का भी दिल था कि वह उनके साथ कुछ समय बिताकर आएं। इस बारे में जब उन्होंने अपनी बेटी ज्योति से बात की तो वह भी जाने को तैयार हो गई और बोली, माँ, मेरी बेटी छवि का भी बहुत दिल है अपने मामा मामी के पास जाने का, तो क्यों ना उसकी गर्मी की छुट्टियों के समय प्लान बना लिया जाए। छवि दिल्ली में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो रमाकांत जी ने अपने बेटे राहुल को इस बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। आज शनिवार था और शनिवार के दिन बेटे की ऑफिस से छुट्टी रहने के कारण शाम को वे अपने बेटे से आराम से बात कर सकते थे। रमाकांत जी ने जैसे ही फ़ोन किया तो राहुल ने फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पर तेज़ संगीत बजने की आवाज़ आ रही थी। लोगों के ठहाकों की आवाज़ भी आ रही थी, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। यह सोचकर उन्होंने कहा, बेटा, लगता है कि तुम व्यस्त हो, तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। तभी राहुल बोला, हाँ पिताजी, आज मेरे और पाखी के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हीं को खाने पर बुलाया था, तो वही पार्टी चल रही है, जिसके कारण आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। यह कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन रविवार को आधा दिन बीत गया, लेकिन राहुल का फ़ोन नहीं आया। तो रमाकांत जी ने यह सोचकर खुद ही फ़ोन लगा दिया कि सोमवार को तो उन्हें निकलना होता है और आज ही राहुल को बताना पड़ेगा। लेकिन जब आज फ़ोन लगाया तब भी कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन शोरगुल नहीं था। रमाकांत जी बोले, बेटा राहुल, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। ज्योति और छवि भी दिल्ली से कल तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। हम लोग छवि की गर्मियों की छुट्टियों तक वहीं रहेंगे। यह सुनते ही राहुल सकपका गया और तभी बोला,
पिताजी, आपने आज फिर से गलत समय पर फ़ोन कर दिया है। आज बाकी के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं और आपने इसी समय हमें फ़ोन लगा दिया। रमाकांत जी बोले, बेटा आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा। तभी राहुल बोला, पिताजी क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? रमाकांत जी को उसी समय महसूस हुआ कि शायद वे लोग स्वागत योग्य मेहमानों की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए उन्होंने कहा, सभी लोग से तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन, तुम्हारे जीजा तो नहीं आ रहे? तभी राहुल बोला, पिताजी फिर तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी? परेशानी किस बात की? हमारा अपना घर है, अपने घर में कैसी परेशानी होगी? पिताजी परेशानी आपको नहीं, हमें हो जाएगी। रमाकांत जी यह जवाब सुनकर जड़तब रह गए। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। सुशीला जी भी पास में ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। सोचने लगी कि अब वे लोग अपनी बेटी ज्योति को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि अब उनके बेटे ने उन्हें अपने घर आने से मना कर दिया। लेकिन राहुल तो पहले ऐसा नहीं था। क्या शादी के बाद हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसे पराया लगने लगता है? सुशीला जी और रमाकांत जी ने इसी चिंता में रात का खाना भी नहीं खाया कि कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या कारण बताएंगे, वह दोनों दुविधा में थे। क्या यह बताना सही रहेगा कि उनके भाई ने ही आने से मना कर दिया? सोच सोच कर वे रात भर करवटें बदलते रहे। बेटे की बातें सुनकर चोट सीधा उनके कलेजे पर लगी थी। सुबह उठे तब भी दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उसी समय उनके बेटे राहुल का फ़ोन आया। कांपते हाथों से रमाकांत जी ने फ़ोन उठाया तो राहुल बोला, पिताजी सॉरी, कल मैंने पाकी से बात किए बिना ही आपसे कह दिया कि हमें परेशानी होगी। रात को मैंने पाकी से बात भी की थी। आपकी बहू आप लोगों को बुलाने पर जोर दे रही है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम में कोई बदलाव मत कीजिएगा और जल्दी से आ जाइए। रमाकांत जी यह बातें सुनकर चुप ही रहे और फ़ोन रख दिया। राहुल ने दोबारा फ़ोन किया, पिताजी आप लोग आ रहे हैं ना? तभी सुशीला जी ने मोबाइल अपने हाथों में लिया और बोली, हाँ बेटा हम लोग ज़रूर आएंगे। फ़ोन रखने के बाद सुशीला जी ने रमाकांत जी की ओर देखा, जो कि तब से बैठे हुए शून्य में निहार रहे थे। सुशीला जी उन्हें देखती हुई बोली, मैं कहती थी ना कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब कुछ संभाल लेगी। रमाकांत जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या थी, लेकिन यह ज़रूर समझ गए कि बच्चों की दी गई परवरिश में कोई ना कोई कमी ज़रूर रह गई है। लेकिन फिर सुशीला जी की जिद पर चंडीगढ़ जाने की तैयारी में लग गए और अपनी बेटी ज्योति को फ़ोन करके भी कार्यक्रम निश्चित कर लिया। रमाकांत जी यह सोचकर खुश थे कि चलो चंडीगढ़ में रहने के बहाने अपनी बेटी के साथ भी कुछ समय बिता लेंगे और छवि के साथ भी थोड़ी खुशियां बांटेंगे। ट्रेन अपने समय से थोड़ी देरी से चल रही थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में देर हो गई। वे दोनों चंडीगढ़ पहुंचने ही वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे राहुल को फ़ोन किया। बेल जाती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वे दोनों गाड़ी रुकते ही प्लेटफॉर्म पर उतर गए और वह लोहे के बेंच पर बैठ गए। रमाकांत जी चंडीगढ़ पहली बार आए थे। वे सेवानिवृत्त हो चुके थे और वृद्धावस्था तेजी से घिरने लगी थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते थे। रमाकांत जी सुशीला जी से कहने लगे कि अब क्या किया जाए, राहुल तो फ़ोन उठा ही नहीं रहा। तो सुशीला जी बोली, आप बहू को फ़ोन लगाइए ना, बहू ज़रूर फ़ोन उठाएगी। सुशीला जी को अपनी बहू पर बेटे से ज़्यादा विश्वास था। पत्नी के कहने पर रमाकांत जी ने अपनी बहू को फ़ोन लगाया तो राहुल ने ही फ़ोन उठाया। उसके जवाब से लगा कि जैसे वह अभी नींद से जागा हो। नींदेश्वर में ही उसने कहा, जी कौन? बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो राहुल थोड़ा चुस्त होते हुए बोला, अच्छा पिताजी आप आ गए, ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ। सुशीला जी और रमाकांत जी को कुछ संतुष्टि हुई और 15-20 मिनट के बाद राहुल ने फिर से फ़ोन किया और पूछा, पिताजी आप कहाँ पर हैं? रमाकांत जी ने बताया कि बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में ही इंतज़ार कर रहे हैं। फिर राहुल ने पूछा कि हॉल में यह आवाज़ें रमाकांत जी को सुनाई नहीं दिया।
शायद स्टेशन पर शोरगुल ज्यादा हो गया था। वे उसके शब्दों को अच्छी तरह से सुन नहीं पाए। उसके बाद फोन कट गया। रमाकांत जी थकावट के कारण सुस्ता गए थे। उन्हें नींद की झपकी आ रही थी। तभी सुशीला जी ने उन्हें जगाते हुए कहा, फिर से कॉल लगाइए ना। वह जैसे ही फोन लगाने लगे तो राहुल उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। रमाकांत जी को उसका चेहरा और उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। वह गुस्से में था। उसने सामान उठाया, उन दोनों को लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया। राहुल ने अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद कोई हालचाल या कुछ समाचार नहीं पूछा। ट्रेन की यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इतनी देर कैसे हो गई, ऐसा कुछ भी उसने नहीं पूछा। कार में केवल सन्नाटा व्याप्त था और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए सुशीला जी ने कहा, सब ठीक तो है ना, बहू तो ठीक है ना। राहुल ने केवल हाँ में जवाब दिया। वे दोनों देखकर हैरान थे कि इतना अधिक बातें करने वाला राहुल को आखिर क्या हो गया। तेजी से जाने वाली गाड़ी अचानक डगमगाने लगी और राहुल ने गाड़ी रोककर देखा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। गाड़ी ठीक करवाने में कुछ समय लग जाएगा, यह सोचकर राहुल ने एक टैक्सी बुला ली। करीब 10 मिनट के बाद टैक्सी पहुंच गई और सामान सहित रमाकांत जी और सुशीला जी राहुल की गाड़ी से टैक्सी में स्थानांतरित हो गए, या यूं कहें कि कर दिए गए। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे। न कोई बातचीत, न कोई हालचाल के बारे में पूछताछ। उनकी बेटी ज्योति भी दिल्ली से आ रही थी, उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं पूछा। अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर राहुल अपने माता पिता को लेकर अपने फ्लैट में पहुंच गया और उनका सामान एक कमरे में रख दिया। बहू सो रही थी, इसलिए चाय पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाइए, ऐसा कहकर राहुल भी अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठे तो उनकी बहू पाखी जल्दी से नहा धोकर सलवार सूट पहनकर अपने सास ससुर के पैर छूने आ गई और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। आज राहुल को नौकरी पर जाने में देर हो गई थी, जिस कारण उसका गुस्सा और बढ़ा हुआ था। करीब 11 बजे राहुल के पास उसकी भांजी छवि का फोन आया और बोली, मामा जी हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ऑटो लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। राहुल ने कहा, मैं लेने आ जाता हूं। तो छवि बोली, नहीं मामा जी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, ऐसा कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। करीब 25 मिनट के बाद जब ज्योति अपनी बेटी छवि के साथ अपने भाई के घर पहुंची और जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो राहुल के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। गुस्से भरे स्वर में वह लगभग चिल्ला रहा था, पिताजी आपको कितनी बार मैंने कॉल किया था, कम से कम फ़ोन तो उठाया करो। मैं आधी रात को आपको स्टेशन पर लेने गया और आप हैं कि फ़ोन उठाते ही नहीं। तभी रमाकांत जी बोले, बेटा स्टेशन पर शोरगुल ज़्यादा हो गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारे फ़ोन का पता ही नहीं चला और इस उम्र में सुनाई देना भी कम हो गया है। तभी राहुल की आवाज़ और तेज़ हो गई, आपको पता भी है ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं कितना थक जाता हूँ, उसके बावजूद मैं आपको स्टेशन पर लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते। दरवाजे पर खड़ी ज्योति और उसकी बेटी छवि यह सब बातें सुने जा रही थी और उनकी हैरानी का ठिकाना ना था। रमाकांत जी अपना सा मुँह लिए अपने बेटे राहुल की बातें चुपचाप सुने जा रहे थे। वह अपनी नई नवेली बहू के सामने अपने बेटे का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर माँ बाप और बेटे के रिश्ते की पोल खोलकर जरूर रख दी थी। सुशीला जी ने देखा कि उनकी बहू चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी सारा दृश्य देख रही थी और चेहरे पर उदासीपूर्ण भाव लिए हुए खड़ी थी। सुशीला जी सोचने लगी, अगर बेटा ही माँ बाप को सम्मान नहीं देता तो बहू से क्या उम्मीद रखेंगे। उस समय स्थिति को संभालने के लिए और अपनी नज़रों में ही अपना आत्मसम्मान और ज़्यादा गिराने से रोकने के लिए उन्होंने स्वयं को नित्य क्रिया में लगा देना ही उचित समझा और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दी। सभी को चाय देकर पाकी नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। अब तक खाना बनाने वाली मेड भी आ चुकी थी। उसने रोटी बनाई और पाकी खाना खाकर चली गई। किचन से नाश्ता लाकर राहुल ने ही उसे खाना सर्व किया था।
सुशीला जी यह सब हैरानी से देख रही थी और सोचने लगी कि जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों तो यह सब काम तो दोनों को करने ही पड़ते हैं। माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए। मेड को खाना बनाने के लिए पाखी ने ज़रूरी निर्देश दिए। ऐसा कहते हुए राहुल भी अपनी नौकरी पर चला गया। रात के 8 बजे पाखी घर पहुंच गई, जबकि राहुल 9 बजे तक आता था। पाखी जैसे ही अपने ससुर जी को खाना देने लगती तो सुशीला जी बोली कि राहुल के आने के बाद ही एक साथ खाएंगे। जब राहुल आया और फ्रेश होने के बाद सभी का खाना लगाया गया तो सब एक साथ खाना खाने लगे। राहुल ने देखा कि उसकी भांजी छवि जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो उसे समझाने लगा कि देखो छवि, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगने ही चाहिए। ज़्यादा देर तक चबाकर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में छवि बोल उठी, मामा जी, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत तो आपको अधिक है। आपने जिस तरह से सुबह नाना जी के साथ व्यवहार किया वह अच्छा नहीं था। पहले दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद किसी को समझाइए। ऐसा कहकर वह बिना खाना खाए उठ गई। अपनी बेटी के ऐसा कहने पर ज्योति ने उसे जोर से डांटा, छवि, बड़ों से क्या ऐसी बातें करते हैं। तभी छवि बोली, माँ, पहले बड़ों को बताओ, फिर मुझे बताना कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ऐसा कहकर वह तेजी से कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद से घर का वातावरण तनावग्रस्त हो गया और राहुल के घर में एक ही कमरा ऐसा था जहां एसी लगा हुआ था और इस कमरे में राहुल और उसकी पत्नी पाखी सोते थे। लेकिन आज छवि इस कमरे में जाकर सो गई। रमाकांत जी ने अपनी बेटी से कहा कि वह छवि के पास जाकर सो जाए। पाखी और राहुल को दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा जिसमें एसी नहीं था। रमाकांत जी और सुशीला जी लिविंग रूम में ही सो गए। रात के समय राहुल और पाखी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। बात क्या हो रही थी यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। अगले दिन सुबह जब रमाकांत जी और सुशीला जी उठ चुके थे तो पाखी ने उन दोनों को चाय बना कर दी। रमाकांत जी ने देखा कि पाखी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जब वे तैयार होकर खाना खाने बैठी तो रमाकांत जी ने तनाव को कुछ कम करने के इरादे से उसे कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमने ढंग से खाना खाकर नौकरी के लिए निकल गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। रमाकांत जी ने समझा कि राहुल उसे ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर गया है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में वापस आ गया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। अचानक बोला, देखिए माँ, आप चाहे बुरा माने, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि मेरे घर में इतना शोर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, ज्योति दीदी और छवि का ज़ोर ज़ोर से बोलना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी बात सुनते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, यदि मेरे व्यवहार से आप सभी को तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। छवि थोड़ी जोर से बोलती है, उसे डांटती हुई मेरी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है। यदि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। रमाकांत जी जो पूजा कर रहे थे उनसे रहा नहीं गया। पूजा छोड़कर वह बीच में ही उठ गए। वैसे तो उनकी आदत नहीं थी कि किसी बात पर भड़क उठे। वे किसी की बात पर पहले अच्छी तरह से सुनते थे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते थे ताकि कोई वाद विवाद न हो। लेकिन आज उन्हें लगा कि जैसे पानी सर से ऊपर चला गया है, इसलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा और बोले, देखो राहुल, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे साथ सहज नहीं हो। कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। तुम अगर मुझे कुछ कहते हो तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरी पत्नी और बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो यह बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे कहने पर तुम्हारी बहन यहाँ आई थी और उसका अपमान मुझे अपना अपमान लग रहा है। तुम शायद भूल रहे हो, तुम आज जिस मुकाम पर हो वहाँ तुम खुद से नहीं पहुँचे हो। तुम्हें बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य का योगदान है। एक व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाए लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता, और जो ज़मीन छोड़ देता है वह आधारहीन हो जाता है। रमाकांत जी गुस्से से हाँफने लगे।
सारे घर के वातावरण में स्तब्धता सी छा गई। उनका ऐसा रूप उनके बेटे राहुल ने भी पहले कभी नहीं देखा था। कुछ सांस लेने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, राहुल, परिवार ही हर व्यक्ति की जमीन होती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और होश संभाला तो अपने बड़े भाई को ही अपने पिता के समान माना। तुम्हारी दादी के अंतिम समय तक मैं और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा की। यह तो तुमने भी देखा था। तुम्हारी बुआ जी जिन्हें कैंसर हो गया था, 6 महीने तक अपने छोटे से घर में रहकर मैंने उनका इलाज करवाया और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा करने में दिन रात एक कर दिया था। अब जब हम लोग तुम्हारे घर केवल 10 दिन के लिए आए हैं तो वह 10 दिन भी तुम्हें भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम लोग तुम्हारे अपने और अपनी पत्नी के स्टेटस से छोटे नज़र आते हैं, इसलिए तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। तभी राहुल गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में जो कुछ भी हूँ वह मेरी अपनी उपलब्धि है और यदि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो इसमें दुनिया से कोई अलग काम नहीं किया है, वही किया है जो सभी करते हैं। ऐसा कहकर राहुल अपनी नौकरी पर बिना खाए पिए चला गया। सुशीला जी चाहकर भी उसे खाना खाने के लिए नहीं कह सकी। रमाकांत जी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है, लेकिन आज वे अपने आप को एक अनचाहा अपरिचित अतिथि महसूस कर रहे थे। परंतु कर भी क्या सकते थे, ट्रेन की रिजर्वेशन तो 10 दिनों के बाद की थी। रमाकांत जी, उनकी पत्नी, बेटी और नातिन एक तरह से अपने होठों को सी चुके थे। न कोई बातचीत, न कोई विचार विमर्श। एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन शाम को पाखी और राहुल दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। राहुल के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलिथीन बैग भी था। डिब्बे में छवि के लिए गिफ्ट था। आते ही उसने वह डिब्बा उसके हाथों में थमा दिया और पॉलिथीन का पैकेट जिसमें मिठाइयाँ थीं अपने पिताजी के हाथों में थमाते हुए कहा, पिताजी, आज सुबह के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखों में डबडबाती हुई आंसू की बूंदों को पोंछते हुए अपने पिता के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था, जब आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाओगे? इतना सुनते ही रमाकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे की बेल बजी तो पाखी ने दरवाजा खोला। तभी 2 आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर अंदर आए। उस डिब्बे को खोलने लगे। उसमें एक एसी था। देखते ही सुशीला जी बोली, इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? तभी पाखी बोली, माँ जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आप लोग यहाँ आए तो मुझे प्रमोशन लेटर भी मिल गया है। अब मेरी सैलरी दुगनी हो गई है। अब आप एसी वाले कमरे में ही रहेंगे। तभी राहुल बोला, पिताजी, आपने मुझे कल सुबह इतनी बातें कही, लेकिन मुझे अब वह सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों नहीं डांटा? बचपन में तो मुझे झट से डांट दिया करती थी। आपने तो यह गलत किया। फिर अपनी बहन की तरफ जाकर बोला, मेरे कहने पर टेसुए बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक थप्पड़ लगा देती थी तो मैं सीधे रास्ते पर आ जाया करता था। तुमने भी अपना व्यवहार मेरे लिए बदल लिया है। कुछ भी नहीं कहा और खुद रोने लगी। यह तो पिताजी मुझे न डांटते तो मुझे अपनी गलती का एहसास ही न होना था। ऐसा कहते हुए राहुल ने अपना सर अपने पिताजी के घुटनों के बीच छुपा लिया। रमाकांत जी उसके सिर के बालों को काफी देर तक सहलाते रहे। वे अपने पिता की शीतल छांव में और माँ के वात्सल्य की बारिश में भीग रहा था कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी शर्ट खींची थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भांजी छवि रोती हुई बोली, मामू, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। तभी राहुल बोला, वैसे एक बात कहूँ, तुम चिल्लाते हुए ही ज्यादा अच्छी लगती हो, रोते हुए नहीं। उसका ऐसा कहते ही घर का आंगन हंसी ठहाकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।